Good morning, everyone. Last time we have discussed about the hypertonic, hypotonic, and isotonic solution. After that, we have given the activities regarding osmosis. Okay, just you have to read once. Now, the osmosis is also helpful to the unicellular freshwater organisms like amoeba. They can also absorb uh, water as well as minerals by the process of osmosis. And the plant also get the water from the osmosis process also. So thus diffusion is important in exchange of gases and water in the life of cell. In addition to this, the cell also obtains nutrition from its environment, and different molecules move in and out of the cell through a type of transport requiring use of energy in the form of ATP. So diffusion process is very essential for the living cell, because the cell can get or obtain the nutrition from this environment by the process of diffusion. The plasma membrane is flexible and is made up of organic molecule called lipids and proteins. Very important point, guys. The plasma membrane, it is made up of lipids and proteins. Lipids क्या होता है बच्चों? तो it is a fat, it is a one type of fat which can be dissolved into the water. तो जो पानी के अंदर डिजोल्व हो सकता है, ऐसे फैट को लिपिड्स कहा जाता है. एंड द लिपिड एंड द प्रोटीन, ये दोनों जो हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में होते हैं. However, we can observe the structure of the plasma membrane only through the electron microscope. तो ये सब हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देख पाएंगे, उसका जो स्ट्रक्चर होता है सेल मेम्ब्रेन का. And the flexibility of the cell membrane also enables the cell to engulf in food and other materials from external environment. तो ये जो इसके जो सेल मेम्ब्रेन जो होता है, जो फ्लेक्सिबल होता है, और उसी फ्लेक्सिबिलिटी से द सेल कैन इनगल्फ, मतलब निगल जाना है. जो सेल जो है वो अपने आसपास के फूड पार्टिकल्स को इनगल्फ कर सकता है. लाइक अमीबा जो है वो यही प्रोसेस से फूड ऑब्टेन करता है. एंड द प्रोसेस इज नेम्ड एज एंडोसाइटोसिस. रिमेंबर द नेम एंडोसाइटोसिस. द क्वेश्चन शुड बी देयर कि हाउ कैन अमीबा गेट्स देयर फूड? बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस. Now the next topic is cell wall. Cell wall is only found into the plant cell only. सिर्फ और सिर्फ प्लांट के अंदर ही, प्लांट सेल के अंदर ही ये आपको सेल वॉल देखने को मिलेगी. इन एडिशन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो है ही, लेकिन उसके बाहर एक और मेम्ब्रेन देखने को मिलेगा और वो है सेल वॉल. एंड विच इज़ रिजिड, आउटर कवरिंग रिजिड है, वो मजबूत हैं, वो स्ट्रॉन्ग होती हैं. एंड द सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. मतलब अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो आउटर मोस्ट लेयर मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन नहीं है, लेकिन उसके बाद एक और लेयर आता है सेल वॉल का. एनिमल सेल के अंदर ये नहीं होता है. एंड द प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज. अगेन दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइज. द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ cellulose. Cellulose is a complex substance and provides structural strength to the plants. तो सेलुलोज जो है वो एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है. कॉम्प्लेक्स इन द सेंस कि वो जैसे आप बात करें कार्बोहाइड्रेट्स और ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज जो है वो सिंपल सब्सटेंस, जबकि कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कहा जाएगा. उस तरह से ये भी एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है विच कैन प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स. व्हेन अ लिविंग सेल, अब ये भी बहुत एक इम्पोर्टेंट पैराग्राफ आपके लिए बच्चों. व्हेन अ लिविंग सेल लॉसेस वाटर थ्रू ऑस्मोसिस देयर इज श्रिंकेज और कंट्रैक्शन ऑफ द कंटेंट ऑफ द सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल. अब क्या होता है, सपोज हमने जैसे लास्ट टॉपिक में देखा था उस तरह से, अगर आपने किसी प्लांट सेल को कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर रख दिया है, मतलब जिसके अंदर सॉल्ट ज़्यादा है, देन द सेल विल लॉसेस द वाटर. लेकिन जब प्लांट सेल वाटर को लॉस करेगा तो क्या होना चाहिए, वो श्रिंक होगा. लेकिन वॉल तो रिजिड है, वॉल अपना शेप नहीं चेंज करेगी, तो वॉल सेल वॉल वैसी ही रह जाएगी. लेकिन उसके अंदर के जो कंटेंट्स हैं इंक्लूडिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन,
या तो सेल मेम्ब्रेन, जो भी आप बोलो, वो पूरा सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगा. सो हियर द सेल वॉल एंड द सेल मेम्ब्रेन, ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं. सेल वॉल के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है वो श्रिंक हो जाता है, एंड द होल प्रोसेस इज नोन एज प्लाज्मोलिसिस. रिमेंबर दिस प्रोसेस, प्लाज्मोलिसिस. एंड वी कैन ऑब्जर्व दिस बाय द एक्टिविटी. ये एक्टिविटी जो है आप जस्ट एक बार रीड कर लेना, अगर कुछ डाउट है तो फिर यू कैन आस्क मी एनी टाइम. सो हियर cell wall permit the cells of plants, fungi and bacteria to withstand very dilute external media without bursting. In such media the cells tend to take up water by osmosis. Remember one thing, जैसे हमने एक पॉइंट आपको कहना था कि हमने आगे जैसे देखा था मेम्ब्रेन के अंदर कि वो परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, लेकिन उसी तरह से अगर सेल वॉल की बात की जाए तो वो फ्रीली परमिएबल मेम्ब्रेन है, मतलब वो किसी को रोकता नहीं है. कुछ भी मटेरियल जो है वो सेल वॉल के अंदर बाहर हो सकता है, लेकिन ये रिजिड होने की वजह से, जैसे हमने आगे देखा प्लाज्मोलिसिस, उसी तरह का अगर उसका अपोजिट होता है, मतलब कि सेल ने वाटर को रिसीव किया हुआ है, देन इट विल व्हाट विल हैपन टू द प्लांट सेल इज कि सेल वॉल स्वेल अप होना चाहिए, फूलना चाहिए, लेकिन जितना पानी अंदर एंटर होगा वो स्वेल अप होना चाहिए, लेकिन साथ ही में ये जो सेल वॉल जो रिजिड होती है वो अपना शेप चेंज नहीं करती हैं. वो रिजिड होने की वजह से जितना प्रेशर सेल फूलने के लिए क्रिएट करेगा उतना ही प्रेशर सेल वॉल सामने प्रोवाइड करके शेप को मेंटेन करने में हेल्प करता है. सो द सेल वॉल जो है वो क्या करेगी, विथस्टैंड विद द प्रेशर, मतलब जितना भी प्रेशर आएगा अंदर से फूलने के टाइम, वॉल उसके सामने टिकी रहेगी और सेल को बर्स्ट होने से, फटने से रोकेगी. तो ये था सेल वॉल. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज न्यूक्लियस. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइज. रिमेंबर द टेम्पररी अमाउंट ऑफ ऑनियन पील. आपने देखा था जब हमने ये बनाई थी तब हमने कहा था कि अंदर न्यूक्लियस सेंटर में एक डार्क रीजन होता है जिसको हमने कहा था न्यूक्लियस. ठीक है, इसीलिए हमने आयोडीन या सेफ्रेनिन रखने की बात की थी. आयोडीन, सेफ्रेनिन, मिथिलिन ब्लू, ऐसा कोई हम अगर स्टेन्स रखते हैं देन वी कैन गेट द कलरफुल सेल एंड वी कैन गेट द आइडिया ऑफ द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द सेल. So according to their chemical composition, different regions of the cell get colored differently and some region appear darker than the other. तो इसलिए आपको सेल के अंदर जो हैं वो जो अलग अलग जो ऑर्गेनल्स हैं वो आपको क्लियर कट दिखाई दे सकती हैं. सो हियर द न्यूक्लियस, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो न्यूक्लियस जो होता है इट हैज़ अ डबल लेयर कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. उसके आसपास डबल लेयर का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है. And the nuclear membrane has pores which allows the transfer of material from inside the nucleus to its outside. तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पोरस होने की वजह से वो क्या करता है, न्यूक्लियस के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर, मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर जो भी मटेरियल की जो लेन देन होती हैं, एक्सचेंजेस होते हैं, वो हो सकते हैं. तो न्यूक्लियस की वॉल डबल लेयर की होती है और पोरस होती हैं. रिमेंबर दिस थिंग. Then the nucleus contains chromosomes which are visible as rod-shaped structure only when the cell is about to divide. तो जब सेल डिवाइड होना होता है तब वो रॉड शेप में दिखाई देते हैं, लेकिन नहीं होना होता है तब वो एक डोरी के गुच्छे जैसा होता है जिसको हम क्रोमेटिन कहते हैं. ठीक है, तो क्रोमेटिन जो होता है वो एंटेंगुलर मास, मतलब कि वो गुच्छा होता है. लेकिन जब वो डिवाइड, सेल डिवीज़न में, एक सेल डिवीज़न प्रोसेस होती है, रिप्रोडक्शन में देखेंगे, तो जब सेल डिवाइड होता है तब वो जो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं वो रॉड शेप में दिखाई देते हैं. क्रोमोसोम्स क्या है बच्चों, तो इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स. तो क्रोमोसोम जो है उसका वर्किंग पार्ट है डीएनए मॉलिक्यूल्स. और डीएनए मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या करते हैं, तो हेरिडिटी, मतलब कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेरेंट्स हैं उसको वो आगे फ्लो करते हैं, उसको इनहेरिटेंस बोलते हैं. एंड क्रोमोसोम्स आर कंपोज ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन. डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग सेल इन द फॉर्म ऑफ जीन्स. मतलब कि डीएनए का जो वर्किंग पार्ट है उसको हम कहते हैं जीन्स. रिमेंबर क्रोमोसोम जो हैं
वो उसका जो वर्किंग पार्ट है, मतलब उसका जो वर्किंग मॉलिक्यूल होगा वो डीएनए होगा, और डीएनए जो है उसका वर्किंग मॉलिक्यूल जो है वो है जीन। तो डीएनए का वर्किंग पार्ट होता है जीन्स, मतलब जीन्स के अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो फ्लो होगी आगे नई जनरेशन के अंदर। तो याद रखना, क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए और डीएनए के अंदर जीन्स। So functional segment of DNA are called genes, and in a cell which is not dividing, the DNA is present as the part of chromatin material। जैसे मैंने आगे कहा कि जो सेल डिवाइड होने वाला है तो उसमें रॉड शेप में आपको क्रोमोसोम्स दिखाई देंगे, लेकिन जब नहीं होने वाला होता है तब आपको वो क्रोमेटिन के फॉर्म में दिखाई देंगे। और क्रोमेटिन इट्स अ जस्ट एंटेंग्ड, मतलब कि एक डोरी के गुच्छे जैसा वो दिखाई देता है। द न्यूक्लियस प्लेज अ सेंट्रल रोल इन द सेलुलर रिप्रोडक्शन इन द सेंस सेल का डिवीजन जो होता है उसमें से नंबर्स ऑफ सेल जो इंक्रीज होते हैं उसको हम कहते हैं सेलुलर रिप्रोडक्शन। सो इन द प्रोसेस बाय विच अ सिंगल सेल डिवाइड एंड फॉर्म्स टू न्यू सेल्स। It also plays a crucial part along with the environment in determining the way the cell will develop and what form it exhibit at maturity by directing the chemical activities of the cell। तो सेल जब डिवाइड होते हैं फिर नए बनेंगे तो नया सेल क्या करेगा, किस तरह का वो फंक्शन करेगा, किस तरह का उसका डिज़ाइन होगा, किस तरह का उसका शेप होगा, वो सब जो है ये न्यूक्लियस डिसाइड करता है। Now in some organism like bacteria, the nuclear region of the cell may be poorly defined due to the absence of nuclear membrane। अब कुछ हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, कुछ ऐसे हमारे पास सेल हैं जिनके अंदर न्यूक्लियर रीजन जो होता है वो क्लियरली डिफाइंड नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, तो ऐसे बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियस जहाँ पर डेवलप नहीं होता है उसको कहा, ऐसे ऑर्गेनिज्म को या ऐसे सेल को कहा जाता है प्रोकैरियोटिक सेल। जैसे उनके अंदर न्यूक्लियस के आसपास न्यूक्लियस वॉल नहीं होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, जिसकी वजह से वो न्यूक्लियस क्लियरली डिफाइंड नहीं होता है, और उसको वो जो डार्क रीजन है उसको कहा जाता है न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड इज मेड अप फ्रॉम द न्यूक्लिक एसिड ओनली। तो याद रखना, प्रोकैरियोटिक सेल मतलब कि उनके अंदर न्यूक्लियस जो होता है वेल डिफाइंड नहीं होता है और उसकी जगह पर सिर्फ होता है एक न्यूक्लियोइड। जबकि दूसरे ऑर्गेनिज्म जिसको हम कहते हैं यूकैरियोटिक, दे हैव द वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के आसपास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, और उसके साथ साथ में उसके अंदर बहुत सारी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होती हैं। द अदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स, जिसके बारे में हम आगे देखने वाले हैं।